हम दक्षिण भारत में संगम कालीन इतिहास को पढ़ेंगे और संगम काल जो है उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले इसके ज़रा बैकग्राउंड को समझते हैं। देखिए, प्राचीन काल में जो दक्षिण भारत है उसको दो हिस्सों में बांट करके देखा जाता था। प्राचीन काल में दक्षिण भारत यानी कि नर्मदा नदी या विंध्य पर्वत, नर्मदा नदी या विंध्य पर्वत के जो दक्षिण का हिस्सा है, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक का जो हिस्सा है कन्याकुमारी तक का, इस पूरे हिस्से को इस पूरे भूभाग को दो हिस्सों में बांट करके देखा जाता था। नीचे का जो आपका वर्तमान तमिलनाडु और केरल का जो क्षेत्र है, वर्तमान तमिलनाडु, केरल और थोड़ा सा ऊपर का कर्नाटक का हिस्सा, जो तुंगभद्रा नदी कर्नाटक से गुजरती है, तुंगभद्रा नदी जो कर्नाटक से गुजरती है, तो नर्मदा नदी से लेकर के और तुंगभद्रा नदी तक का जो क्षेत्र था, इसको दक्षिण भारत दक्कन के नाम से जाना जाता था, दक्कन प्रदेश के नाम से जाना जाता था, दक्कन प्रदेश या दक्षिण का प्रदेश कहा जाता था, तुंगभद्रा नदी तक। और तुंगभद्रा नदी से कन्याकुमारी तक का जो हिस्सा है, तुंगभद्रा नदी से कन्याकुमारी तक का, यहाँ से लगभग यहाँ तक का जो हिस्सा है, इसको सुदूर दक्षिण के नाम से जाना जाता था, सुदूर दक्षिण के नाम से। तो हम संगम काल में ये जो सुदूर दक्षिण का इलाका है, इसी के इतिहास को पढ़ेंगे, क्योंकि इसके पहले हम पाषाण काल में और आपका मौर्य काल में, या जो हम 16 महाजनपद पढ़े थे या उसके बाद मौर्य काल पढ़े थे, उस दौरान हम कर्नाटक तक के इतिहास को पढ़ चुके थे। यानी जो तुंगभद्रा नदी है कर्नाटक में प्रवाहित होती है, वहाँ तक के इतिहास को पढ़ चुके थे। हमने मौर्य काल के बारे में आपको बताया था कि चंद्रगुप्त मौर्य ने कर्नाटक जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य का हिस्सा था, और चंद्रगुप्त मौर्य अपना जीवन कर्नाटक के श्रवणबेलागोला में ही व्यतीत किया था, और वहीं पर वो संलेखना पद्धति के द्वारा अपने जीवन का त्याग कर दिया था। तो कर्नाटक तक का इतिहास हम पढ़ चुके हैं। कर्नाटक तक का जो हिस्सा है वो मौर्य साम्राज्य का भी हिस्सा था। बाद में जब मौर्य साम्राज्य का पतन हो जाता है, तब दक्षिण भारत में सातवाहन वंश का स्थापना होता है, फिर वाकाटक वंश की स्थापना होती है, और फिर वाकाटक वंश और सातवाहन वंश का जो क्षेत्र होता है, वहाँ पर फिर आगे चल के चालुक्य वंश की स्थापना हो जाती है। लेकिन ये जो सुदूर दक्षिण का इलाका है, इसको हमने नहीं पढ़ा था। अब हम इस सुदूर दक्षिण के इलाके को पढ़ेंगे। इसी सुदूर दक्षिण में हम चोल वंश के बारे में पढ़ेंगे, पांड्य राजवंश के बारे में पढ़ेंगे, चेर राजवंश के बारे में पढ़ेंगे। तीन, चोल वंश, पांड्य वंश और चेर वंश। इस तीन वंश के इन तीन राजवंशों का शासन इन्हीं सुदूर दक्षिण के इलाके में था। तो हम इसको पढ़ेंगे। जब हमने पाषाण काल पढ़ा था, पाषाण काल का जब हमने पढ़ा था पाषाण काल, तब हमने आपको बताया था कि भारत में पाषाण काल 5 लाख वर्ष पूर्व से 5 लाख वर्ष पूर्व से लगभग 2500 ईसा पूर्व तक चला। तो पाषाण काल भारत में 2500 ईसा पूर्व तक चला। लेकिन ये 2500 ईसा पूर्व तक कहाँ चला? दक्षिण भारत को छोड़ करके, यानी सुदूर दक्षिण जो हमने आपको बताया, उसको छोड़ करके भारत के शेष हिस्सों में पाषाण काल 2500 ईसा पूर्व तक चला। लेकिन जो सुदूर दक्षिण का क्षेत्र हमने आपको बताया, इस सुदूर दक्षिण के इलाके में पाषाण काल 1000 ईसा पूर्व तक चला, 1000 ईसा पूर्व तक चला।
यानी शेष भारत में पाषाण काल 2500 ईसा पूर्व में खत्म हो गया, लेकिन जो सुदूर दक्षिण का भारत है वहाँ ये 1000 ईसा पूर्व तक चलता रहा। तो 1000 ईसा पूर्व तक की जानकारी तो पाषाण काल में हमने जो अध्ययन किया उससे प्राप्त होता है, लेकिन 1000 ईसा पूर्व के बाद सुदूर दक्षिण में एक नई संस्कृति की शुरुआत होती है, जिसको हम महापाषाणिक संस्कृति कहते हैं। जिसको हम क्या कहते हैं? महापाषाणिक संस्कृति या महापाषाणिक काल। इसको महापाषाणिक संस्कृति क्यों कहते हैं? क्योंकि ये 1000 ईसा पूर्व से के बाद का जो हमारा इतिहास सुदूर दक्षिण का है वो उसकी जानकारी हमें महापाषाण से प्राप्त होती है। महापाषाण। और ये महापाषाण क्या है? दरअसल जब लोग मर जाते थे, मृतक के जो कब्र होता था, कब्र के साथ उसके द्वारा इस्तेमाल किए गए मिट्टी के बर्तन, लोहे के हथियार या जो दैनिक जीवन में जो भी अनाज के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, यानी दैनिक जीवन में एक मानव जिन भी चीज़ों का इस्तेमाल करता था उन सभी चीज़ों को उसके कब्र के साथ दफनाया जाता था। और फिर इसके चारों ओर पाषाण का, पत्थर का एक बड़ा सा घेरा बना दिया जाता था, पत्थर का घेरा बना दिया जाता था। तो उसी को महापाषाण कहा जाता है, उसी को महापाषाण कहा जाता है, महापाषाण, उसी को महापाषाण कहा जाता है। और चूंकि 1000 ईस्वी से लेकर के लगभग आप समझिए कि लगभग 200 BCE तक, 1000 ईसा पूर्व से लेकर के लगभग 200 या 100 ईसा पूर्व तक का जो सुदूर दक्षिण का भारत है उसके इतिहास की जानकारी हमें इसी महापाषाणिक कब्र से प्राप्त होती है। उस कब्र में जो चीज़ें रखी गई थी उसी के अध्ययन से इस कालखंड के मानव के सभ्यता के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। तो इसीलिए इसको महापाषाणिक संस्कृति कहा जाता है। लेकिन उसके बाद की जो हमें जानकारी प्राप्त होती है वो हमें संगम साहित्य से प्राप्त होती है। संगम साहित्य से जानकारी प्राप्त होती है। और जिस काल के विषय में हमें जानकारी संगम साहित्य से प्राप्त होती है उसी को हम संगम काल कहते हैं। जैसे जिस काल के विषय में हमें जानकारी वेदों से प्राप्त हुई उस काल को हमने वैदिक काल का नाम दिया। ठीक उसी तरह जिस कालखंड के विषय में हमें जानकारी संगम साहित्य से प्राप्त होती है उस काल को हम संगम काल कहते हैं। और ये संगम साहित्य की रचना एक लंबे समय में हुई है। संगम साहित्य का रचना लगभग 200 ईसा पूर्व से लेकर के 250 ईस्वी तक इसकी रचना हुई है। कुछ विद्वान इसको 100 ईसा पूर्व से लेकर के 250 ईस्वी तक मानते हैं। यानी ईसा पूर्व 100 साल ये और 250 साल ये, मतलब 350 साल में ये पूरा संगम साहित्य की रचना हुई है। तो इसी संगम साहित्य के विषय में जिस काल के हमें जानकारी प्राप्त होती है उसे हम संगम काल के नाम से जानते हैं। और इसी संगम साहित्य से हमें चोल वंश, पांड्य वंश और चेर वंश के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। दरअसल इस संगम साहित्य की रचना तमिल कवियों के एक सम्मेलन में की गई थी। तमिल कवियों के सम्मेलन या परिषद में। और इस तरह का बताया जाता है 3 अलग अलग समय में 3 सम्मेलन हुए थे पांड्य राजाओं के संरक्षण में। तो वो जो साहित्य है, संगम साहित्य है, उससे हमें जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा संगम साहित्य के अलावा तमिल भाषा के कुछ और भी दूसरे ग्रंथ हैं, उसके द्वारा भी हमें इस संगम काल के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। तो तमिल भाषा के जो कवि थे उनका जो संगम सम्मेलन या परिषद होता था, तो इस तरह के 3 सम्मेलन या परिषद के आयोजन किए गए थे। और उन 3 सम्मेलनों में जिन साहित्य की रचना की गई थी उसी को हम संगम साहित्य कहते हैं। और जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि जिस तरह
वेद से जिस काल के विषय में हमें जानकारी प्राप्त होती है उसे हम वैदिक काल कहते हैं। ठीक उसी तरह संगम साहित्य से हमें जिस काल के विषय में जानकारी प्राप्त होती है उसे हम संगम काल कहते हैं। और इस संगम काल की अवधि लगभग 200 ईसा पूर्व से लेकर के आपका 250 ईस्वी तक माना जाता है। कुछ विद्वान 100 ईसा पूर्व से 250 ईस्वी मानते हैं। तो जो ये तमिल भाषा के कवियों का जो सम्मेलन हुआ था, जिसको हम जो संगम हुआ था, वो तीन ऐसे सम्मेलन या परिषद के आयोजन किए गए थे। तो जो पहला संगम हुआ था वो हुआ था आपका पहला संगम हुआ था अगस्त ऋषि की अध्यक्षता में। पहला संगम जो था वो अगस्त ऋषि की अध्यक्षता में था। जैसा कि हमने आपको बौद्ध धर्म के बारे में बताया था कि अलग अलग बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था अलग अलग स्थलों पर, उसके अलग अलग अध्यक्ष थे। उसी तरह यहाँ जो संगम है यानी तमिल कवियों का जो सम्मेलन है, तो ये ऐसे 3 सम्मेलन का आयोजन किए गए थे। तो प्रथम जो सम्मेलन था उसकी अध्यक्षता अगस्त ऋषि ने की थी और ये कहाँ आयोजित हुआ था? ये मदुरा में आयोजित हुआ था। वर्तमान में ये कहाँ है? तमिलनाडु में है। तो प्रथम संगम की अध्यक्षता अगस्त ऋषि की अध्यक्षता में हुई थी और मदुरा में इसका आयोजन किया गया था। द्वितीय संगम जो था ये तोल्कापियर की अध्यक्षता में हुई थी। द्वितीय संगम किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तोल्कापियर की अध्यक्षता में हुई थी और ये कहाँ हुआ था? कपाटपुरम में, जिसको कि अलवाय के नाम से जाना जाता है। कपाटपुरम जिसको कि अलवाय के नाम से जाना जाता है। और जो तीसरा संगम था, ये तीसरा संगम नकीरर की अध्यक्षता में हुआ था। नकीरर की अध्यक्षता में हुआ था और यह भी मदुरा में हुआ था। तो प्रथम संगम और तृतीय संगम दोनों ही मदुरा में हुआ था और जो दूसरा संगम है ये कपाटपुरम में हुआ था। और ये आपसे प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रथम संगम का आयोजन कहाँ हुआ था, या पूछा जाता है उसके अध्यक्ष कौन थे, या तीनों संगम का मिलान करने के लिए पूछ देगा कि इसकी मतलब आयोजन स्थल के बारे में। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये आपको याद रखना है कि प्रथम संगम जो था उसकी अध्यक्षता अगस्त ऋषि ने की थी और ये मदुरा में हुआ था। द्वितीय संगम की अध्यक्षता तोल्कापियर ने की थी और ये कपाटपुरम में हुआ था। और तृतीय संगम की अध्यक्षता नकीरर ने की थी और ये भी मदुरा में हुआ था। तो ये संगम, इस 3 संगम का आयोजन हुआ और ये तीनों ही संगम पांड्य राजाओं के संरक्षण में हुआ था। पांड्यवंशी राजाओं के संरक्षण में, पांड्य राजाओं के संरक्षण में पांड्य वंश के जो शासक थे उन्हीं के संरक्षण में, यानी उन्हीं के सहयोग से इन तीनों संगम का आयोजन किया गया था। और इन तीनों संगम में जिस साहित्य की रचना की गई उसी को हम संगम साहित्य के नाम से जानते हैं। और उसी संगम साहित्य से हमें चोल वंश, पांड्य वंश और चेर वंश के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा संगम तमिल भाषा के कुछ और भी ग्रंथ हैं। ये तो हुआ कि संगम साहित्य, ये संगम हो गया और इस दौरान जो साहित्य की रचना हुई वो संगम साहित्य हो गया। लेकिन इन संगम के अलावा तमिल भाषा के कुछ और भी ग्रंथ है जिसके द्वारा हमें चोल वंश, पांड्य वंश और चेर वंश के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। वो कौन ग्रंथ है? एक है तोल्कापियम नामक ग्रंथ है जिसकी रचना किसने की थी? इसकी रचना तोल्कापियर ने की थी। इसी तरह एक है शिल्पाधिकारम, इसकी रचना इलांगो आदिगल ने की थी। इसी तरह एक है मणिमेखलय, इसकी रचना शीतलय सतनार ने की थी। एक है जीवक चिंतामणि की रचना तिरुतकदेवर ने की थी। और एक है तिरुकुलर की रचना तिरुवल्लुर ने की थी। तो ये पुस्तक है और इसके लेखक है। इसके ऊपर से प्रश्न पूछा जाता है, इसमें से पूछ दिया जाएगा कि शिल्पाधिकारम के लेखक कौन है, तो इलांगो आदिगल है। मणिमेखलय के लेखक कौन है, तो शीतलय सतनार है। जीवक चिंतामणि के लेखक कौन है, तो तिरुतकदेवर है। तो इस तरह से पूछ लिया जाता है। तो ये जो पुस्तक है और इसके जो लेखक है ये आपको याद रखना है। इसके अलावा चोल, चेर और पांड्य राजवंश के विषय में हमें जानकारी अशोक के द्वितीय शिलालेख से प्राप्त होती है। द्वितीय शिलालेख हमने जब
सम्राट अशोक पढ़ाया था, तो हमने आपको बताया था कि जो अशोक का दूसरा शिलालेख है उससे दक्षिण भारत के उसके पड़ोसी राज्यों की सूचना प्राप्त होती है, और उस द्वितीय शिलालेख में जिन दक्षिण के जिन राज्यों की चर्चा प्राप्त होती है वो है चोल, पांड्य, केरलपुत्र, ताम्रपर्णी। तो ये सभी जो राज्य है ये अशोक के साम्राज्य के दक्षिणी भाग में स्थित था, जिसकी जानकारी हमें उसके द्वितीय शिलालेख से प्राप्त होती है। तो यहाँ चोल राज हो गया, पांड्य राज हो गया, और ये जो केरल पुत्र था इसी को चेर राजवंश के नाम से जानते हैं। केरल पुत्र, इसी को हम चेर राजवंश के जानते हैं। और ये जो ताम्रपर्णी है ये श्रीलंका था, वर्तमान जो श्रीलंका है उसी का उल्लेख ताम्रपर्णी के रूप में हुआ है। इसके अलावा हम अगर चोल, चेर, पांड्य राजवंश के विषय में जाने तो जो मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, उस मेगास्थनीज ने भी इसमें से पांड्य राज्य का वर्णन किया है। मेगास्थनीज ने किसका वर्णन किया है? पांड्य राज्य का वर्णन किया है, और पांड्य राज्य को मोतियों के लिए प्रसिद्ध बताया है। इसने क्या बताया कि पांड्य राज्य जो है मोती के लिए प्रसिद्ध था। और दूसरा मेगास्थनीज बताता है कि पांड्य राज्य में महिलाओं का शासन था, पांड्य राज्य में स्त्रियों का शासन था, स्त्रियों का शासन था। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। मेगास्थनीज अपने विवरण में पांड्य राज्य की जानकारी देता है, और क्या पांड्य राज्य को किस रूप में वर्णित करता है? जो मोतियों के लिए प्रसिद्ध है और जहां स्त्रियों का शासन है। तो ये हमें जो सुदूर दक्षिण का जो 3 राजवंश है, चोल वंश, चेर वंश, पांड्य वंश, इसके विषय में हमें इन सब चीजों से जानकारी प्राप्त होती है। संगम साहित्य से जानकारी प्राप्त होती है, तमिल भाषा के ये जो पुस्तक साहित्य है इसके द्वारा जानकारी प्राप्त होती है, अशोक के द्वितीय शिलालेख से जानकारी प्राप्त होती है, और मेगास्थनीज के विवरण से जानकारी प्राप्त होती है। तो ये हुआ आपका जानकारी के स्रोत। अब हम इन तीनों ही वंश के विषय में विस्तार से पढ़ेंगे कि उस वंश में की स्थापना कब हुई, उसके कौन कौन से शासक थे, उनकी क्या उपलब्धियां थी। अब हम एक एक करके चोल, चेर और पांड्य वंश के जो महत्वपूर्ण शासक है और उनकी जो महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं उसके बारे में उसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम चेर वंश को देखते हैं। संगम साहित्य में सबसे अधिक चेर वंश का ही उल्लेख आता है। ये आपको याद रखना है कि संगम साहित्य जो है उसमें सबसे अधिक इन तीनों वंशों में से चेर वंश के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। चेर वंश की जो स्थापना की थी उसका नाम था उदयन जेरल। ये चेर वंश का संस्थापक था, और कहा जाता है कि उदयन जेरल जो है ये 130 ईस्वी के आसपास शासन करता था। 130 ईस्वी के आसपास शासन करता था। और ये बताया इस संगम साहित्य में ये वर्णन मिलता है कि उदयन जेरल ने महाभारत युद्ध में शामिल होने वाले जो योद्धा थे उसको भोजन करवाया था अपने दरबार में। उदयन जेरल ने महाभारत युद्ध में शामिल होने वाले योद्धाओं को भोजन करवाया था, और उदयन जेरल ने अपना राजकीय प्रतीक चिन्ह धनुष को बनाया था। राजकीय प्रतीक चिन्ह धनुष, चेर वंश का जो राजकीय प्रतीक चिन्ह था वो क्या था? धनुष था। और चेर वंश के शासक में जो सबसे महत्वपूर्ण शासक हुआ उसका नाम है सेनगुटुवन। ये सबसे महत्वपूर्ण शासक था। सेनगुटुवन को लाल चेर के नाम से जाना जाता है। सेनगुटुवन को लाल चेर के नाम से जाना जाता है। और सेनगुटुवन की एक उपलब्धि ये है कि उसने कन्नगी पूजा को प्रारंभ किया था। कन्नगी पूजा मतलब होता है पत्नी पूजा। कन्नगी पूजा को प्रारंभ किया था। तो ये इसकी एक उपलब्धि मानी जाती है। कन्नगी पूजा या पत्नी पूजा को इसने प्रारंभ किया था। और चेर वंश का जो अंतिम महत्वपूर्ण शासक था वो था आदिग ईमान। संगम काल में जो चेर वंश का एक आखिरी महत्वपूर्ण शासक था वो था आदिग ईमान। और आदिग ईमान की उपलब्धि ये है कि इसने दक्षिण भारत में गन्ना की खेती शुरू करवाई थी।
चेरों की राजधानी थी वांजी, वांजी जिसको करूबूर के नाम से जाना जाता है, वांजी जिसको करूबूर के नाम से जाना जाता है। अब हम आते हैं चोल वंश के विषय में। तो चोल वंश तो संगम काल से शुरू होकर के आगे लंबे समय तक पूर्व मध्य काल तक जाता है, लेकिन चोल वंश के विषय में हम यहाँ सिर्फ उतना ही पढ़ेंगे जिसका विवरण हमें संगम साहित्य से प्राप्त होता है। तो यहाँ प्राप्त होता ये है कि चोल वंश का जो प्रमुख शासक, पहला प्रमुख शासक था, प्रथम प्रमुख शासक वो था करिकाल। करिकाल ये चोल वंश का प्रथम महत्वपूर्ण शासक था और करिकाल ने अपनी राजधानी कावेरी नदी के तट पर स्थापित की, जिसका नाम था पुहार। पुहार तो करिकाल ने अपनी राजधानी पुहार को बनाया, जो कि कावेरी नदी के तट पर था। और कावेरी नदी के तट पर वर्तमान में इसे कावेरी पत्तनम के नाम से जाना जाता है। यानी वर्तमान में जिस शहर को कावेरी पत्तनम के नाम से जाना जाता है वही पहले पुहार के नाम से जाना जाता था, और उसको इसने अपनी राजधानी बनाई थी करिकाल ने। उसके बाद करिकाल ने एक अपनी दूसरी राजधानी भी बनाई थी, जिसका नाम है उरैयूर। उरैयूर इसकी दूसरी राजधानी थी, और ये भीतरी हिस्सों में थी। जो पुहार थी वो तटवर्ती यानी समुद्री किनारे तट के और कावेरी नदी से के किनारे स्थित था, लेकिन उरैयूर भीतरी भाग में स्थित था। और एक प्रश्न जो बार बार पूछा जाता है कि उरैयूर किसके लिए प्रसिद्ध था, तो उरैयूर जो है वह सूती वस्त्र और कपास के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। सूती वस्त्र और कपास के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। आप जानते हैं कि आज भी तमिलनाडु सूती वस्त्र उत्पादन में एक प्रमुख स्थान रखता है। करिकाल ने एक युद्ध में भाग लिया था, उसका नाम है बेन्नी युद्ध। बेन्नी युद्ध, तो बेन्नी युद्ध में करिकाल ने जो चोल शासक करिकाल है, इसने पांड और चेर इन दोनों वंश के शासकों की संयुक्त सेना को पराजित किया था बेन्नी के युद्ध में। चोल वंश का एक और शासक था एलारा चोल। तो एलारा चोल के विषय में यह बताया जाता है कि इसने श्रीलंका पर आक्रमण किया और श्रीलंका पर अधिकार कर लिया था। श्रीलंका पर अधिकार कर लिया था। तो एलारा ने श्रीलंका पर अधिकार कर लिया था। चोलों का राजकीय प्रतीक चिन्ह था बाघ। चोलों का राजकीय प्रतीक चिन्ह क्या था? बाघ था। जैसे चेर राजवंश का राजकीय प्रतीक चिन्ह धनुष था, उसी तरह चोलों का राजकीय प्रतीक चिन्ह बाघ था। अब हम पांड्य वंश को देखते हैं। तो पांड्य वंश का पहला महत्वपूर्ण शासक था नेडियोन। नेडियोन ये पांड्य वंश का पहला महत्वपूर्ण शासक था। और नेडियोन की उपलब्धि यह है कि इसने समुद्र पूजा की परंपरा शुरू की थी। यानी समुद्र की पूजा की परंपरा नेडियोन ने शुरू की थी। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि नेडियोन और दूसरे जो पांड्य शासक थे, उसके वो उनका जो रोमन सम्राट ऑगस्टस था, रोमन सम्राट ऑगस्टस, इसके साथ भी संबंध थे। इसके रोम के साथ पांड्यों का रोम के साथ व्यापारिक संबंध था। और अगस्टस जो था उसके यहाँ उसके दूत पांड्य राजाओं के दरबार में आते थे, और पांड्य राजाओं के दूत अगस्टस के दरबार में जाया करता था। पांड्यों ने मदुरै को अपनी राजधानी बनाई थी, और पांड्यों का जो प्रतीक चिन्ह था, राजकीय प्रतीक चिन्ह, वो था मछली। और इसकी राजधानी मदुरै थी, और इसी मदुरै में प्रथम संगम और तृतीय संगम का आयोजन किया गया था। तो हमने देखा इन तीनों की राजधानी। चेर जो राजवंश है उसकी राजधानी हमने देखी। चेर राजवंश की राजधानी थी वांजी या करूबूर, और चोल राजवंश की राजधानी, पहली राजधानी थी पुहार, जो कावेरी पत्तनम के नाम से जाना जाता है। और दूसरी जो राजधानी थी वो थी उरैयूर। उरैयूर जो कि सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है। और पांड्य वंश की राजधानी कहाँ थी? मदुरै थी। पांड्य वंश की राजधानी कहाँ थी? मदुरै। जो मदुरै में ही प्रथम संगम और तृतीय संगम का आयोजन किया गया था। और जो चेर राजवंश है उसका प्रतीक चिन्ह क्या था? धनुष था। जो चोल वंश है उसका प्रतीक चिन्ह बाघ था, और जो पांड्य राजवंश है उसका प्रतीक चिन्ह मछली था। तो इस तरह हम देखते हैं कि तीनों की राजधानी और तीनों का प्रतीक चिन्ह ये इम्पोर्टेंट है। तो चेर वंश की राजधानी वांजी या करूबूर थी।
चोल वंश की राजधानी, पहली राजधानी पुहार या कावेरीपत्तनम जो वर्तमान में जाना जाता है, और दूसरी राजधानी उरैयूर थी, और जो पांड्य राजवंश है इसकी राजधानी मदुरै थी। तो ये संगम काल के जो 3 राजवंश थे, चोल वंश, चेर वंश और पांड्य वंश, उसके जो महत्वपूर्ण शासक और उनकी जो महत्वपूर्ण उपलब्धि थी उसको हमने देखा।